कुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए वोटिंग प्रतिशत का क्या मिजाज मथुरा में इस वक्त दिखाई दे रहा है? अभी तक का आंकड़ा क्या बयां करता है? चित्रा देखिए वोटिंग प्रतिशत पिछले चरण के मुकाबले बेहतर रहा है, लेकिन मैं इस वक्त बांके बिहारी मंदिर से सटा हुआ जो बूथ है मैं वहां पर मौजूद हूं और बहुत उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि पिछले चरण से बेहतर हो सकता है। 50% के आसपास अभी तक वोटिंग इस इलाके में हुई है, जैसा लोग बता रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, लेकिन थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। आप लोगों ने वोट डाला? जी हाँ, डाला है, वोट डाला है। तो वोट बहुत ज्यादा पड़ रहा है या फिर नहीं, मीडियम है और कम है पहले से, वोटिंग परसेंट कम। तो आप वोट डालने आए बाहर से क्या? जी, मैं अब सोनीपत से वोट डालने आया हूँ यहाँ पर। लोग बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन वोट परसेंट कम है। इधर बताइए, आप लोग तो बूथ से जुड़े हुए हैं, क्या वोट प्रतिशत बढ़ा है या घटा है? सर, वोट प्रतिशत पहली बार से कम है। देखा जा रहा है कि लोगों में अब जागरूकता के लिए लोग उतने नहीं आ पा रहे हैं, या गर्मी की वजह से देखा जाए, या फिर लोग शाम को थोड़ी बहुत निकल के आए। मॉर्निंग प्रत्याशी से नाराजगी तो नहीं है लोगों में? हाँ, हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रत्याशी भी नाराज हो सकते हैं लोग बाग। चलिए, आप लोग तो महाराज जी इधर स्थानीय है, एकदम बांके बिहारी जी का है, क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चित्रा देखिए, ये जो जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर अब चूंकि अब लास्ट आखिरी घंटे बचे हैं, तो लोग एक एक करके वोट करने आ रहे हैं। पिछली बार जो हम लोगों ने फर्स्ट फेज में देखा, उससे कहीं बेहतर जरूर दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि 2014 के आसपास ये जाकर के टिकेगा, लेकिन उत्साह में कमी अभी भी मौजूद है। हालांकि कुछ बेहतर जरूर हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरी का ये जो 1 घंटा बाकी है, इसमें लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले और मताधिकार का प्रयोग करें। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, अलीगढ़ का क्या माहौल है? देखिए, मैं आपको बता दूं चित्रा, जैसे हम बात कर रहे हैं, मतदाता अभी भी यहाँ पे धीरे धीरे करके मतदान करने आ रहे हैं, लेकिन अगर 3 बजे तक के आंकड़ों की मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ 35% वोटिंग अलीगढ़ के अंदर हुई है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 50% यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। लोगों का यही अनुमान है कि अब शाम हो चुकी है और आखिरी आधे घंटे के अंदर उम्मीद की जा रही है कि मतदान जो है वो बढ़ाया जाएगा। हमने देखा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग भी एक बार नहीं बल्कि कई बार अपील कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि भारी तादाद में आइए और मतदान कीजिए। मैं जिस बूथ पर खड़ी हूँ, यहाँ पे कई सारे कमरे हैं, लोग यहाँ पर अभी भी देखिए आपको नजर आएंगे कतार के अंदर खड़े हैं और मेन गेट हमको नजर आ रहा है। चित्रा, धीरे धीरे करके लोग मेन गेट से भी अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है, तो लग रहा है कि ये जो आखिरी घंटा होगा चित्रा, कहीं ना कहीं इसके अंदर उम्मीद की जा रही है कि जो मतदान है वो बढ़ेगा। चित्रा, और बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि 5 सालों तक नेताओं से लगातार जो आम लोग हैं वो शिकायत करते रहेंगे। उससे ज्यादा अच्छा है कि खुद के लिए अब अपनी सरकार चुनिए। ये खास मौका आपके लिए है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत और ज्यादा बढ़े। अब अपने राजनीतिक मेहमानों के पास आते हुए सीधे प्रेम शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल है, अभी तक की ये जो उदासीनता है वो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? और मेरा दूसरा सवाल, ये विरासत टैक्स का मुद्दा बार बार बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इस देश की जनता के संपत्ति को लूटने पर क्यों आमादा है। और कांग्रेस ने 1953 से लेकर 1985 तक इस देश में विरासत टैक्स वसूला है, और जैसे ही अपनी संपत्ति में विरासत टैक्स देने की बारी आई, श्रीमान राजीव गांधी ने विरासत टैक्स जो है उसको खत्म कर दिया। अब वो सत्ता की विरासत तो पंडित मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से राहुल गांधी, आने वाले दिनों में रेहान वड्रा को भी देने की तैयारी है उनकी। लेकिन जो संपत्ति अर्जित करने का काम नागरिक अपने परिश्रम से करेगा, उसकी संपत्ति पर इनकी निगाह है साफ तौर पर। और वो देंगे किसको? तो मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, तो उनको अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस देश के नागरिकों की खून पसीने की कमाई को हम अपनी संतानों को देने की बजाय, और या हमारे माता पिता की संतान में अपनी हिस्सेदारी पाने की बजाय ये सरकार ले लेगी। अगर इस तरह का प्रयास उनका है तो जनता के समक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस मुद्दे को रखना और जनता से जनादेश मांगना क्या गलत है? यही तो लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया है। दूसरा आपका जो प्रश्न है चित्रा जी, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह की लहर है वो दिखाई दे रही है। जनता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
4 जून 400 पार के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जनादेश देने के लिए तत्पर है और हम निश्चित तौर पर मतदान करें। लेकिन जो पराजय की जो देख रहे हैं, निश्चित उनके समर्थक बाहर भी नहीं निकल रहे, उनके कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी संयुक्त सभाएं तक नहीं हो पा रही हैं। आशुतोष जी, क्या ये आप लोगों के लिए, आशुतोष वर्मा जी, मतदान ठीक के है, मैं जवाब ले लेती हूँ। इंडिया अलायंस वाले ने उत्तर प्रदेश में कौन सी संयुक्त सभा की? ठीक है आशुतोष वर्मा जी, वो सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले लोगों ने एक साथ कोई ऐसी बड़ी सभा भी नहीं की है, और जो मत प्रतिशत अगर कम या फिर उदासीनता देखने को मिल रही है तो वो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी कहीं ज्यादा है। और विरासत टैक्स का मुद्दा, क्या आशुतोष वर्मा जी इंडिया अलायंस के लिए, चूंकि आप लोग गठबंधन का हिस्सा हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, वो गले के फांस बन सकता है चुनाव में? चित्रा जी, पहले सवाल का जवाब, जब 2014 से बढ़ के 2019 में जब बढ़ चढ़ के मतदान हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता और ये लोग राजनीतिक विश्लेषक बोलते थे कि मोदी जी को और शेर पे सवा शेर मिल रहा है और हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों में जोश है और लोगों में जोश है। लेकिन आज जब जोश कम हो रहा है तो भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने आप को अपनी चीज़ें अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिडिल क्लास रुका हुआ था, जो पिछड़े लोग थे, वो बहुत उदासीन हो गए हैं। उन्होंने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ जुमलों की बातें देखी हैं, ज़मीनी हालात नहीं देखे, और उदासीनता की हद ये है कि अब वो वोट करने नहीं जा रहे हैं। पहली चीज़। रही बात आपने दूसरी, जो आप इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ 10 सेकंड की कोई चीज़ सुनाना चाहूँगा। ये उस समय की तत्कालीन सरकार 2019 की कहानी थी। 40 करोड़ रह गया। अब खबर ये है कि नए निवेश के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के रास्ते खोज रही सरकार स्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स फिर से लाने पर विचार कर रही है। ये चित्रा जी 2019 की बात है, जिस समय क्रैश क्रंच चल रहा था देश के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग बातें कर रहे थे। उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय निर्मला सीतारमण ने इस चीज़ों को विचार विमर्श खोला था, और ये इनहेरिटेंस टैक्स पे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी बड़ी बड़ी बातें और बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे उसका पैसा लेके गरीबों बांटेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ये चूक गई है कि वो बात जब दूसरी तरफ से कर रहे हैं तो वो बात बुरी हो रही है। और इसी तरीके का इनहेरिटेंस टैक्स इस देश में गिफ्ट टैक्स के नाम से सन 1958 से चल रहा है, वेल्थ टैक्स 1958 से चल रहा है। और आप याद कीजिए 2017 में दिवंगत अरुण जेटली जी ने इस पे बड़ी बहस छेड़ी थी, और उन्होंने किस प्रकार से इनहेरिटेंस वेल्थ पे टैक्स को लेविट करने की बात करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ना पढ़ते हैं ना अपने इतिहास को जानते हैं, लेकिन सिर्फ कटाक्ष करना है इंडिया अलायंस पे, इसलिए बोलते जा रहे हैं। जवाब देंगे, लेकिन आपने चूंकि पूर्व वित्त मंत्री का नाम लिया, मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ देर पहले इस पूरे मामले में क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। Congress's reputation in terms of property tax goes back, and I remember earlier in 1968 there was a compulsory deposit scheme where people's deposits were all 18%, 20%, something was taken away. There was no justification given. At that time they would say, oh, recently we had a war, India doesn't have money. Later on, if you see the way in which they have clearly aimed at targeting people who are wealth creators for this country. They work hard, they create money, they create value, they employ people, and therefore India's economy becomes buoyant. If such wealth creators are going to be punished purely because they have some money kept behind, India's progress in the last 10 years would just go for a zero, and we'll probably be going back to that era when Congress imposed 90% tax. You'll probably not believe, the current generation wouldn't even remember or know anything about it. There was India when, under the Congress rule, we paid 90% of all that was earned by us as tax. That's the socialist model which the Congress party is comfortable with. But I'm sure their own properties, when transferred from the grandmother to the grandchildren or the father to children, were excluded from all this property tax. So this is a clear ploy that they'll safeguard their own interests, but I'm sorry, people of India will have to keep giving away the earnings. टैक्स को लेकर यहां पर निर्मला सीतारमण की ओर से याद दिलाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के शासन में कैसे 90% तक एक वक्त पर जनता को टैक्स चुकाना पड़ा था। अपने मेहमानों के पास आते हुए आशुतोष जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पूरे मामले में, क्या इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, जनता पर असर करेगा?
क्योंकि लोगों के भीतर ये डर तो बन जाएगा ना कि कहीं कांग्रेस की सरकार आ गई तो ऐसा ना हो विरासत टैक्स लागू कर दिया जाए। देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि इस पूरी बहस को अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो मुझे एक बात को लेकर बड़ी खुशी हो रही है, वो ये है कि इस देश के अंदर पहली बार मैनिफेस्टो के ऊपर बातचीत हो रही कि मैनिफेस्टो में अगर कास्ट सेंसस की बात की गई है तो जो सरकार है वो उसका काउंटर करने की कोशिश कर रही है। अगर उसमें वेल्थ क्रिएशन की बात है तो उसका काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। अगर उसमें रिजर्वेशन की बात है तो उसका काउंटर देने की कोशिश की जा रही है। अगर इनहेरिटेंस टैक्स की बात है उसका काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अच्छी शुरुआत है और इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें जो एक ही चीज गड़बड़ है कि जब आप इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक तबके को आप एक तरीके से डिमोनाइज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आके गड़बड़ी उत्पन्न होती है। अन्यथा अगर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, रिएक्ट कर रही है और यही भारतीय जनता पार्टी की रक्षा की डिफेंसिव होने का कारण, क्योंकि जब ये सवाल खड़ा हो, क्योंकि इन्होंने क्यों कहा वेल्थ क्रिएशन की बात, इन्होंने ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि 1% लोगों के पास 40% आबादी की संपत्ति है इस देश के अंदर। तो जो पिछले दिनों, पिछले 8 सालों में, स्पेशली महामारी के दौरान जिस तेजी के साथ हिंदुस्तान के अंदर बिलियनियर बढ़े हैं, उस तेजी के साथ हिंदुस्तान का जो गरीब तबका है उसकी आय घटी है। हर सर्वे में लगातार, और लेकिन 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, इसका दावा भी तो सरकार की ओर से किया जाता है। मैं तो इंडिया टुडे के मूड ऑफ नेशन सर्वे की बात कर रहा हूं, जहां 62% लोगों ने यह कहा कि या तो उनकी आय घटी है या बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब अगर सर्वे आ रहा है और उसमें यह पता चल रहा है कि 1% लोगों की आय जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो अगर उनकी बढ़ रही तो सरकार की जो पहचान होगी वो सूट बूट वाली सरकार की पहचान होगी, अंबानी और अडानी से उसकी पहचान होगी। और इसका जवाब सरकार जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स और दूसरे टैक्स यकीनन अंबानी अडानी के मुद्दे को भी हमने देखा विपक्षी दलों की ओर से कैसे उठाया गया था। अब यहाँ पर जनता की बारी है, वो वोट देकर तय करेगी कि आखिर किसकी बातों पर ज्यादा दम दिखाई देता है।